तो दोस्तों स्वागत है आज की एक और कमाल की वीडियो में, जहां पे हम एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री मूवी देखने वाले हैं ना, जिसका क्लाइमैक्स सुनने के बाद आपका भी दिमाग हिल जाने वाला है। आज के वीडियो में हम देखेंगे सीआईडी रामचंद्रन रिटायर्ड एसआई। इस मूवी की शुरुआत होती है रामचंद्रन से, जो कि अपनी 30 साल की ड्यूटी निभाने के बाद आज उसका रिटायरमेंट का दिन आ ही चुका है। और हमें देखने को मिलता है कि कैसे वो अपनी रिटायरमेंट की स्पीच दे रहा होता है, जहाँ पे वो एक काफ़ी इमोशनल स्पीच दे रहा होता है, जहाँ पे हर एक बंदे की आंख में आंसू आ जाता है जब वो उसकी ईमानदारी के किस्से सुनते हैं। और इसके बाद रामचंद्रन अपनी स्पीच ख़त्म करके अपने घर पे पहुंचता है। जैसे ही रामचंद्रन अपने घर पे पहुंचता है तो उसको वहाँ पे एक और सरप्राइज़ मिल जाता है। उसकी पूरी ही फैमिली ने उसके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की होती है उसके रिटायरमेंट के अवसर पे, जहाँ पे उसकी बीवी उसके पास आके एक गुलदस्ता भी देती है उसे। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा ट्विस्ट एक आ जाता है सामने। रामचंद्रन को एक कॉल पे एक आदमी कहता है कि गाड़ी चोरी हो चुकी है और हमें उस चोर के बारे में भी पता लग चुका है, अगर आप आ पाओ तो हमारी एक बहुत ही बड़ी मदद हो जाएगी। इसके बाद रामचंद्रन अपनी बीवी के पास जाता है और उसको ये पूरी ही चीज़ बताता है कि मुझे एक गाड़ी चोरी हो जाने के किस्से के बारे में पता चला है और मुझे वहाँ पे जाना होगा। यहीं पे वो चीज़ सामने आ जाती है ना, अपनी ड्यूटी को निभाओगे कि अपने फैमिली को निभाओगे। वहीं पे रामचंद्रन की बात करें तो उसमें आज भी उतना ही जुनून होता है जितना कि उसका पहले दिन पे डिपार्टमेंट ज्वाइन करने पे था। अपनी बीवी को वो कहता है कि देखो अभी भी 12 नहीं बजे, मेरे पास अभी भी थोड़ा बहुत समय है अपनी ड्यूटी को निभाने का, इसीलिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। इसके बाद रामचंद्रन वापस से तैयार होकर अपनी जीप में चला जाता है वो चोर के घर पे पूरी ही छानबीन करने के लिए। इसी के बाद हमको दिखाया जाता है कि कैसे रामचंद्रन जीप में बैठ के अपने सीनियर ऑफिसर और कुछ और पुलिस ऑफिसर्स के साथ वो चोर के घर पे पहुंच जाता है। लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद उनको क्या पता चलता है कि एक औरत वहाँ से बाहर आती है और वो कहती है कि घर में सिर्फ औरतें ही हैं और कोई भी नहीं है, आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन पुलिस वाले उनकी बात कहाँ सुनने वाले थे, वो पूरे घर की छानबीन करते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद भी उनको ये पता चलता है कि सिर्फ अंदर औरतें ही थी और कोई भी नहीं। लेकिन रामचंद्रन का दिमाग तो एकदम सीआईडी के जैसा होता है, वो ये चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। वो वहाँ पे क्या करता है कि थोड़ा सा मिर्ची का मसाला एक पूरे ही पेपर में डाल के उसको जलाता है और वो घर में छोड़ देता है। दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है कि जैसे ही मिर्ची का धुआं पूरे घर में फैलता है और जो चोर एक कोने में औरत के कपड़े में छुपा हुआ बैठा होता है, जैसे ही उसको खांसी आती है रामचंद्रन उसको तुरंत ही पकड़ लेता है और उसको बाहर लेके आके थोड़ी बहुत मारपीट करते हैं और उसको पूछते हैं कि गाड़ी कहाँ पे है, जल्दी बताओ। लेकिन जैसा कि वो भी एक चोर है तो वो सच तो बताने वाला नहीं है, वो भी यही कहता है कि मैंने गाड़ी को नहीं चुराया। लेकिन जैसे ही रामचंद्रन थोड़ी बहुत और छानबीन करता है तो वहाँ पे उसको गाड़ी के टायर के निशान मिलते हैं और जैसे ही वो देखता है कि वो निशान कहाँ जा रहे हैं तो वो घर के साइड में ही एक छोटा सा गैराज था, वहाँ पे गाड़ी के टायर के निशान जा रहे थे। जैसे ही वहाँ पे रामचंद्रन जाता है और लकड़ियों को हटाता है तो उसी के पीछे गाड़ी पड़ी हुई होती है। सभी पुलिस वाले वहाँ जाके देखते हैं तो गाड़ी वहीं पे होती है। सभी पुलिस वाले रामचंद्रन का तो ऐसे मजाक उड़ाने लगते हैं कि भाई तेरे पास तो सीआईडी जैसा दिमाग है। लेकिन सभी लोग वहाँ पे उदास भी हो जाते हैं क्योंकि रामचंद्रन का आज रिटायरमेंट वाला दिन भी है और आज उसका आखिरी दिन है ड्यूटी का। दोस्तों दूसरे दिन हमको दिखाया जाता है कि कैसे रामचंद्रन अपने थाने के बाहर आके छोटी सी जो टपरी होती है उसके ऊपर चाय पी रहा होता है। तभी एक उसका दूसरा पुलिस वाला दोस्त वहाँ पे आके उससे पूछता है कि रामचंद्रन तुम्हें यहाँ की चाय तो बहुत याद आने वाली है। रामचंद्रन के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और पुरानी सारी यादें वापिस से उसके पास आ जाती है। रामचंद्रन उससे कहता है कि मैं कुछ भी भूल जाऊँ लेकिन यहाँ की चाय नहीं भूलने वाला। पूरे दिन की थकान के बाद में घर पे जाने से पहले यहाँ की चाय ज़रूर पीता था। रामचंद्रन को वहाँ की चाय बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। रामचंद्रन वहाँ पे गया ही इसलिए था कि जो दूसरा एसआई उसकी जगह पे लगने वाला है वो उससे मिल पाए। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है तो वो क्या देखता है कि जो दूसरा एसआई उसकी जगह पे आया है ना, उसने उसकी नाम की प्लेट उठा के डस्टबिन में डाल दी। वो जैसे ही अपने नाम की प्लेट को डस्टबिन में देखता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ उसके लिए एक मेटल का टुकड़ा नहीं थी, वो उसकी 30 साल की पहचान थी जो कि उसने अपने बलबूते पे बनाई थी। और फिर रामचंद्रन अपने नाम की जो प्लेट है वो वहाँ से उठाता है और वापिस से बाहर आ जाता है और वापिस से इमोशनल नज़रों से वो थाने को देखने लगता है। ये थाने के पूरे ही इमोशनल किस्से के बाद हमें दिखाया जाता है कि रामचंद्रन दूसरे ही दिन अपने फैमिली को लेकर निकल जाता है एक दूसरे गांव में शिफ्ट होने के लिए। लेकिन जैसा कि सोचा था कि वो अपने रिटायरमेंट के बाद बहुत ही हैप्पी लाइफ बिताएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरे गांव में जाने के बाद भी रामचंद्रन बहुत ही दुखी रहने लगता है क्योंकि उसकी जो पुलिस वाली लाइफ थी ना, पूरे ही दिन सस्पेंस और थ्रिल से भरी हुई और पूरी ही हेक्टिक डे लाइफ उसको वो बहुत ही पसंद थी। उसको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार था और पूरे दिन खाली खाली बैठने के बाद उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने जो भी सोचा था कि मैं
मैं अपने रिटायरमेंट के बाद बहुत खुश रहूँगा। बिल्कुल ही उसका उल्टा हो रहा था। वो रिटायर तो ज़रूर हो गया था, लेकिन वो अपनी फैमिली के साथ भी इतना खुश नहीं रह पा रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा गुमसुम था। ऐसे ही एक दिन दिखाया जाता है कि वो अपने दोस्त लालजी के साथ बार में बैठा हुआ होता है। उसका दोस्त लालजी उसको पूछता है कि तुम इतना दुखी क्यों रहने लगे हो भाई, अब तो तुम रिटायर हो चुके हो, अपने फैमिली के साथ मौज मस्ती करो ना, इतना दुखी होने की क्या ही ज़रूरत है। रामचंद्रन उसको बताता है कि मुझे अपने काम से बहुत ही ज़्यादा प्यार था और अब मैं बहुत ही ज़्यादा फ्री होने के बाद बहुत ही ज़्यादा बोर फील कर रहा हूँ। इसके बाद लालजी उसको एक आइडिया देता है कि तुम क्यों नहीं अपनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी खोल लो और इसी के साथ तुम पुलिस की भी मदद कर सकते हो, और ऊपर से तुम तो एक रिटायर्ड पुलिस वाले हो, तो तुम्हारे पास 30 साल का एक्सपीरियंस भी है और कोई तुम पे शक भी क्यों करेगा क्योंकि तुम रिटायर्ड हो चुके हो। ये सुनने के बाद रामचंद्रन अपने दोस्त लालजी को कहता है कि क्या ये चीज़ पॉसिबल है। तो लालजी उसको कहता है कि बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो कि अपनी सीक्रेट डिटेक्टिव एजेंसी चला रहे हैं जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन वो लोग पुलिस की मदद भी कर रहे होते हैं। ये सुनने के बाद तो रामचंद्रन के मुंह पे एक हल्की सी स्माइल आ जाती है जो कि रिटायरमेंट के बाद पहली बार आई हुई होती है। इसके बाद वो अपने दोस्त को शुक्रिया अदा करता और अपने घर पे भी चला जाता है। उसके घर आने के बाद हमको दिखाया जाता है कि कैसे रामचंद्रन अपनी बीवी को ये चीज़ को लेके कन्विंस करने लगता है कि मैं अब एक सीक्रेट डिटेक्टिव एजेंसी खोलना चाहता हूँ और पुलिस की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन उसको ये पता ही था कि उसकी बीवी इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी जल्दी नहीं मानने वाली, क्योंकि वो भी चाहती थी कि रिटायरमेंट के बाद हम बस शांति से रह सके। लेकिन थोड़ी देर तक मनाने के बाद रामचंद्रन की बीवी इस चीज़ के लिए मान ही जाती है और इसके बाद जो रामचंद्रन की खुशी होती है ना, वो 7वें आसमान पे होती है। आप देख ही सकते हो कि उसके मुंह पे कितनी बड़ी स्माइल आ चुकी है। रिटायरमेंट के बाद ये स्माइल देखना उसके लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी को लेके शॉपिंग करने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ कुछ अच्छे और ब्यूटीफुल सीन्स आपको मूवी में देखने को मिल जाते हैं और हमको ये दिखाया जाता है कि कैसे उसकी वर्क लाइफ से हट के वो अपनी फैमिली को भी उतना ही प्यार करता है और अब वो एक बैलेंस बनाने भी लग गया है अपनी लाइफ में। कहानी ऐसे ही आगे बढ़ रही होती है और एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट आपको मूवी में देखने को मिल जाता है। रामचंद्रन की जो बेटी होती है ना, उसको किसी से प्यार हो जाता है। ये चीज़ रामचंद्रन को भी पता चलती है और वो भी ये सोचता है कि सही बात है, बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी बेटी को भी किसी से प्यार हो गया, अब इसकी भी किसी से शादी करवा दूंगा। और वो भी बहुत ही खुश होता है क्योंकि अब वो एक सीक्रेट एजेंसी खोलने वाला होता है अपनी खुद की। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी के हाथों से ही अपनी एजेंसी की उद्घाटन करवाता है और वो पूरी ही स्टार्ट कर देता है अपनी एजेंसी को। बहुत ही अच्छी चीज़ें जा रही होती है और रामचंद्रन भी बहुत ही खुश होता है ये चीज़ को लेके। लेकिन हमको दिखाया जाता है कि कैसे उतार चढ़ाव तो लाइफ में आते रहते हैं, वैसे ही पूरे 7 दिन निकल जाते हैं। अब रामचंद्रन थोड़ा सा उदास भी होने लगता है क्योंकि उसकी एजेंसी में पूरा 1 हफ्ता हो गया लेकिन कोई भी नहीं आया। वो सिर्फ वहाँ पे जाता और वहाँ पे वैसे का वैसा ही बैठा रहता। पूरे 7 दिन निकल गए लेकिन कोई भी नहीं आ रहा था। दोस्तों इसके बाद दिखाया जाता है कि कैसे अपनी एजेंसी को बंद करके एक दिन रामचंद्रन रात को अपने घर पे जा ही रहा होता है, लेकिन रोड पे उसको उसका दोस्त लालजी दिख जाता है। लालजी रामचंद्रन को वहीं पे कहता है कि चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें कहीं पे लेके जाता हूँ। वो दोनों वापिस से एक बार पे जाते हैं। वहाँ पे दोनों बातें करने लगते हैं लेकिन वहाँ पे भी रामचंद्रन बहुत ही उदास दिखाई देता है। लालजी उसको पूछता है कि वापिस से क्या हुआ। रामचंद्रन उसको बताता है कि मेरे ऑफिस पे एक भी बंदा नहीं आ रहा, मैं पूरे 7 दिन से सिर्फ मक्खियाँ ही मार रहा हूँ। लालजी उसको कहता है कि इंतज़ार रखो, कोई ना कोई ज़रूर आ जाएगा। लेकिन तभी वहीं पे एक ऐसा आदमी आता है जो कि पूरा ही मिस्टीरियस होता है और वो वहाँ पे उन दोनों के पास आके उनसे थोड़ा सा पानी मांगने लगता है और उनको अपना कार्ड भी दे के जाता है कि ये मेरा कार्ड है, आपको कभी भी कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो इस कार्ड पे फ़ोन कर देना। पहले तो दोनों ही उस आदमी को लेके थोड़ा बहुत क्यूरियस होते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद रामचंद्रन वो कार्ड को तोड़ के फेंक देता है। इसके बाद रामचंद्रन को उसका दोस्त लालजी बताता है कि तुम्हें उर्मिला मर्डर मिस्ट्री के बारे में कुछ पता है, पुलिस ने एक आदमी को पकड़ लिया है लेकिन वो आदमी ये कबूल नहीं कर रहा कि मैंने ही वो मर्डर किया है, वो अपने आप को बेगुनाह बता रहा है। वहीं पे सीआईडी वाला मगज रामचंद्रन का जो होता है ना, वो वापस से खुल जाता है और वो ये कहने लगता है कि उस आदमी ने नहीं मारा तो किसने मारा, पुलिस ने आखिर अब तक ये केस को सॉल्व कैसे नहीं किया। वहाँ पे लालजी बताता है कि तुम्हें शायद इस मर्डर मिस्ट्री में हाथ डाल देना चाहिए और तुम शायद पुलिस की मदद कर भी सकते हो। ये चीज़ को सुनने के बाद वापस से रामचंद्रन खुश हो जाता है और इसी चीज़ को सोचते सोचते वो वापस से घर भी चला जाता है। इसी के बाद रामचंद्रन अपने घर पे आ जाता है और उर्मिला मर्डर मिस्ट्री की पूरी ही इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है उसके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसके साथ में। लेकिन रात में बारिश स्टार्ट हो जाती है और उनके घर पे लाइट भी चली जाती है। तभी लाइट जाने के बाद उसकी बेटी जो होती है वो वहाँ पे एक मोमबत्ती लेके आती है और प्यार से कहती है कि पापा मुझे एक लैपटॉप चाहिए और मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी है कि हम उसे किस्तों पे भी ले सकते हैं ताकि आपको भी ज़्यादा तकलीफ ना हो। ये सुन के रामचंद्रन बहुत ही खुश होता है कि मेरी बेटी मेरे बारे में कितना सोच रही है
है और वो कुछ सोचने के बाद उसको कह भी देता है कि ठीक है मैं तुम्हें लैपटॉप लेके दे दूंगा। इसके बाद उसकी बेटी वहाँ से चली जाती है और रामचंद्रन अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उनके जो गेट की है खड़खड़ाहट की आवाज़ आती है और जैसे ही रामचंद्रन देखने जाता है तो वहाँ पे एक आदमी आया हुआ होता है। उसका नाम होता है जयरामन। वो वहाँ पे आने के बाद उससे कहता है कि मेरे पास उर्मिला मर्डर मिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ अंदर आ सकता हूँ घर में? तो रामचंद्रन उसको अपने घर में बिठाता है और पूरी ही इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। इसके बाद जयरामन पूरी ही इन्फॉर्मेशन रामचंद्रन के साथ शेयर करता है, जहाँ पे वो ये बताता है कि मैं वहीं पे आसपास रहता हूँ जहाँ पे उर्मिला का मर्डर हो गया और उसके मर्डर का पूरा ही आरोप मेरे सर पे थोप दिया गया, जबकि मैंने उसका बिल्कुल भी मर्डर नहीं किया और मैं बिल्कुल ही कुछ भी चीज़ में शामिल नहीं था। मेरी बस गलती इतनी है कि मैं उर्मिला से प्यार करता था और उससे कभी कभी मिलने जाता रहता था, जिसकी वजह से मुझे इस मर्डर में फंसा दिया गया है। अब मैं आपकी मदद चाहता हूँ सर। इसके बाद रामचंद्रन उससे पूछता है कि कोई चीज़ तो होगी जो कि तुम्हें यहाँ पे अटका रही है, मुझे उर्मिला के बारे में पूरी ही चीज़ें बताओ अच्छे से डिटेल में। इसके बाद जो जयरामन है वो पूरी ही उर्मिला की कहानी बता देता है रामचंद्रन को, जहाँ पे वो बताता है कि उर्मिला एक मनी लेंडर होती है जो कि लोगों को पैसे उधारी पे देती है। इसके बाद वो बताता है कि उर्मिला का जो पति है वो बहुत ही नशेड़ी होता है, जिसकी वजह से उर्मिला ने उसके साथ रहना बंद कर दिया और उर्मिला की जो बेटी थी वो भी एक ड्राइवर के साथ भाग गई होती है। वो बस अकेली ही रह रही होती है, लेकिन उसके साथ प्यार करने की वजह से मैं भी उसके पास कभी कभी जाता रहता हूँ। लेकिन यही चीज़ जिस दिन हादसा हुआ था मेरी बीवी को भी पता चल गया कि मैं उससे प्यार करता हूँ, इसीलिए मुझे जैसे ही पता चला तो मेरी बीवी उसके घर पे जाके दंगे फसाद करने लगी। जैसे ही मुझे पता चला कि मेरी बीवी ने उर्मिला से झगड़ा किया है तो मैं एक छोटा सा तोहफा लेके चला जाता हूँ उर्मिला से माफ़ी मांगने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं उर्मिला के घर पे जाता हूँ तो मुझे क्या पता चलता है कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो तोहफा लेने के बाद मुझे वहाँ से निकाल देती है। मैंने ये सोचा था कि रात को वहीं पे रुक जाऊँगा, उसको तोहफा दे के बना भी लूँगा, लेकिन जैसे ही उसने मुझे वहाँ से निकाल दिया तो रात भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो मैं अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड का घर जो कि वहाँ पे बाजू में ही था उसके घर पे चला जाता हूँ, क्योंकि वो पड़ोस में ही थी। मैं बहुत ही आसानी से वहाँ पे पहुँच गया। लेकिन मैं जैसे ही फिर सुबह को अपने घर पे जाता हूँ तो क्या देखता हूँ कि सुबह को मुझे अगवा करने के लिए पुलिस वहाँ पे आई हुई है, और वो भी क्यों? उर्मिला के मर्डर के सिलसिले में। मुझे तो कुछ पता भी नहीं, मैं सिर्फ उर्मिला को तोहफा दे के घर पे आ गया था और सुबह को उठता हूँ तो क्या देखता हूँ पुलिस मुझे पकड़ने के लिए आ चुकी है। सर मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मैंने उर्मिला को बिल्कुल भी नहीं मारा। रामचंद्रन ये सुन के पूरा ही चौंक जाता है कि भाई तुम्हारी तो पूरी ही इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर सी कहानी है, क्या ही खतरनाक सस्पेंस भी है इसमें। इसी के साथ जयरामन कहता है कि देखो सर मैंने उसको बिल्कुल भी नहीं मारा, मुझे बचा लो, मुझे जेल में नहीं जाना। तभी राम उससे कहता है कि तुमने अपनी बीवी को तो धोखा दिया है ना, तुमने किसी को मारा नहीं, उसके लिए तुम्हें गिल्ट नहीं है? जयरामन कहता है कि हाँ सर मैं मानता हूँ कि मैंने अपनी बीवी को धोखा दिया, लेकिन मैंने किसी की जान नहीं ली, मैं जेल में नहीं जाना चाहता। ये सुन के रामचंद्रन भी थोड़ा सा दुखी ज़रूर होता है और वो जयरामन को कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद भी कर दूंगा। इसके बाद रामचंद्रन निकल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जिसके लिए वो सबसे पहले जाता है दूसरी गर्लफ्रेंड के पास जयरामन की। वहाँ पे उसने रात को गया भी था, इसीलिए वो वहाँ पे जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड से पूछने लगता है कि क्या तुम जयरामन को जानती हो और वो रात में तुम्हारे पास आया था। उसकी गर्लफ्रेंड कुछ भी बताने से मना करती है, तो वो उसको कहता है कि देखो मेरे पास सारे ही सबूत है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो, अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं पूरी खबर गाँव में फैला दूंगा। ये सुनने के बाद वो लड़की भी मुँह खोल देती है और वो सभी कुछ बता देती है कि जयरामन मेरे घर पे ही आया था और वो बिल्कुल ही बेदोष है, उसने कुछ भी नहीं किया, मेरे घर से वो सीधा अपने घर पे चला गया था। इसके बाद जो रामचंद्रन है वो सीधा ही जयराम के घर पे चला जाता है, जहाँ पे उसकी बीवी से मिलता है और थोड़ी बहुत बातचीत करता है। और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद वहाँ पे रामचंद्रन ने जो जयराम के बेटे से भी मिलता है, जो कि सीसीटीवी एक्सपर्ट होता है। जैसे ही रामचंद्रन सीसीटीवी का नाम सुनता है तो वो सोचता है कि वाह ये क्या क्लू है, मुझे सीसीटीवी से भी कुछ ना कुछ तो पता चल ही सकता है। फिर वो वहाँ से तुरंत ही निकल जाता है। दोस्तों इतना सुनने के बाद रामचंद्रन चला जाता है उर्मिला के घर पे, जहाँ पे वो उसकी बेटी और उसके दामाद से मिलता है, जहाँ पे वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने के बाद उसको ये चीज़ भी पता चलती है कि जो क्रिमिनल होता है ना, जिसने उसका मर्डर किया है, वो दरवाजे को जला के वहाँ पे घुसा था और तो और वहाँ पे उसके घर में बहुत सी चीज़ें उलट पुलट भी पड़ी हुई थी। इसके बाद वो चला जाता है जयराम के दोस्त के पास। उसके पास जाते ही वहाँ पे उसको एक बस दिखाई देती है। उसको ये पता चलता है कि उर्मिला के घर के आसपास से ही ये बस निकलती है, तो मुझे ये बस के ऊपर भी थोड़ा बहुत शक तो जा रहा है। ये बस के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद पूरी ही इन्वेस्टिगेशन करते करते वो पहुंच जाता है इलाके के पुलिस इंस्पेक्टर के पास। दोस्तों इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है ना, वहाँ पे हमें ये पता चलता है कि रामचंद्रन पुलिस वाले से पूछता है कि आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। पुलिस वाला
बताता है कि हमने सीसीटीवी को चेक किया, जहाँ पे हमें ये पता चला कि जो उर्मिला है वो हर दिन 5 मिनट के लिए सीसीटीवी को बंद कर दिया करती थी। और उसी के साथ जिस दिन उसका मर्डर हुआ ना, वहाँ पे जया रमन ही आया था जो कि हमें सीसीटीवी में दिखा। ये चीज़ तो हमें जया रमन के साथ जो बातचीत की थी राम ने, वहाँ पे भी पता चला कि वो उसको तोहफा देने के लिए गया था, लेकिन तोहफा देने के बाद वो वहाँ से आ गया, उसने मर्डर नहीं किया। इसके बाद जो अपना रामचंद्रन है वो सीधा चला जाता है ओमान नाम के व्यक्ति के पास जो कि उर्मिला का पति होता है, लेकिन वो पूरा ही नशेड़ी व्यक्ति होता है जिसकी वजह से उर्मिला ने उसके साथ रहना छोड़ दिया। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद उसका पति भी यही बोलता है कि मैं और मेरी बेटी हम लोग उर्मिला से मिलने के लिए जाया भी करते थे, लेकिन वो गुस्सा होकर हमको वहाँ से निकाल दिया करती थी, उसको हमसे बात करना तो मानो पसंद ही नहीं था। इतना सुनने के बाद रामचंद्रन वहाँ से चला जाता है, लेकिन रामचंद्रन जैसे ही वहाँ से निकलता है ओमान के मुंह पे क्रीपी सी रिएक्शन होती है, जैसे कि उसको पता ही हो कि उर्मिला को किसने मारा है या फिर उसके सर से बहुत बड़ा बोझ टल गया। इसी के बाद जो अपना रामचंद्रन है वो अपने दोस्त लालजी के साथ बैठ के ये इन्वेस्टिगेशन की और भी गहराई में जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे दोनों ही कुछ इन्वेस्टिगेशन की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। जहाँ पे लालजी उसको कहता है कि तुम्हें ये चीज़ तो बहुत ही अच्छे से नोट होगी कि उसके घर का 5 मिनट रोज कैमरा बंद रहा करता था और उसी टाइम फ्रेम के बीच में वहाँ से एक बस भी गुजरती है, तो ये बस से पूछताछ करना तो बनता ही है। बाद रामचंद्रन भी यही सोचने लगता है कि बस भी वही 5 मिनट के टाइम इंटरवल के बीच में आती है और वहाँ से शायद कातिल उतरा होगा, पीछे के दरवाजे के पास आया होगा, उस दरवाजे को आग लगाई होगी, उसमें से अंदर घुसा और उसने उर्मिला को मार दिया होगा। यही चीज़ को मद्देनजर रखते हुए वो पहुंच जाता है बस के कंडक्टर के पास, उसके ऊपर से जितनी भी इंफॉर्मेशन निकल सकती है उतनी निकालने के लिए। कंडक्टर उसको बताता है कि बस पे जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन एक ऐसा आदमी चढ़ा तो था जिसने अपना पूरा ही मुंह ढका हुआ था, और वो जैसे ही अंदर आया और मैं उससे टिकट निकलवाने के लिए गया तो उसके जेब से एक ऐसी चाबी गिरी और उसमें से थोड़ी बहुत मिट्टी भी गिरी, जो कि मुझे थोड़ा बहुत शक वाली लगी तो सही, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, मैं उसको टिकट दे के निकल गया। उसके बाद राम उसको पूछता है कि क्या कुछ और अजीब चीज़ हुई थी बस में, तो कंडक्टर उसको बताता है कि बीच रास्ते में ही एक कांच टूटने की आवाज़ आई थी जिसकी वजह से हमने बस को रुकवाया, लेकिन उसके बाद हमें कुछ भी पता नहीं चला। मुझे लगा कि बस का कांच टूटा होगा, लेकिन बस तो एकदम ही सही थी, इसलिए हम लोग वहाँ से निकल गए थोड़ी देर बस को रोकने के बाद। ये चीज़ सुनने के बाद रामचंद्रन को थोड़ा सा तो अजीब लगा कि चाबी उसके साथ मिट्टी, ये क्या चक्कर है भाई। इसीलिए वो बस के पीछे पीछे जाता है ये देखने के लिए कि बस का आखिर कौन सा रास्ता है। बस जहाँ पे रुकती है वहाँ पे वो भी रुका हुआ होता है और उसके बाद बाइक के साथ साथ वो भी चला जाता है बस के पीछे। एक रास्ते में उसको ये दिखाई देता है कि एक जो चाय की टपरी होती है ना, जहाँ पे समोसे वगैरह सब कुछ मिल रहे होते हैं, वहाँ पे कांच टूटा हुआ है। वहीं पे उसका सरलॉक वाला दिमाग वापस से चलना स्टार्ट होता है और वहाँ पे जाके वो पूछता है कि चाचा ये कांच कब टूटा, तो वो भी वही बताता है कि ये उसी रात को टूटा है। राम ने पूछा कैसे टूटा, तो वो बताता है कि एक चाबी आके इसमें लगी थी जिसमें थोड़ी बहुत मिट्टी भी लगी हुई थी। राम वो चाचा को कहता है कि चाचा वो चाबी मुझे दे दो, मैं पुलिस से हूँ। उसको वो चाबी मिलती है और वो सीधा चला जाता है उर्मिला के घर पे। उर्मिला के घर पे जाने के बाद वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पास अभी भी वो ताला पड़ा है। जैसे ही वो ताले में वो चाबी लगाता है तो वो चाबी खुल भी जाती है। इसी के बाद जो रामचंद्र ने वो सोचने लगता है कि 90% ऑफ द जो केस है ना वो मैंने सॉल्व कर लिया, और उसके मुंह पे खुशी वाली स्माइल भी आ जाती है। दूसरे दिन जो अपना रामचंद्र ने ना जहाँ पे बस रुकी थी वहाँ पे वापस से जाता है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। वहाँ पे जाने के बाद जैसे ही वो जंगल में अंदर जाता है उसको ये चीज़ पता चलती है कि ये जंगल से भी उर्मिला के घर तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन उस जंगल में एक ऐसा कुआं भी था जिसके बारे में राम एक आदमी से पूछता है, तो एक आदमी बताता है कि ये बहुत ही खतरनाक कुआं है, कुछ दिन पहले इसमें एक आदमी की गिर के मौत भी हो गई थी। अब जिस आदमी की मौत हुई थी ना उसके घर पे राम पहुँच जाता है थोड़ी बहुत तसल्ली देने के लिए। उसकी बीवी से भी वो मिलता है जिसकी मौत हुई थी, तो उसकी बीवी भी थोड़ी बहुत देर बात करके जब राम जा रहा होता है तब उसको एक फ़ोन थमा देती है कि साहब मेरा पति जब मर गया था ना उसके पास से ये फ़ोन भी मिला था, लेकिन ये फ़ोन मेरे पति का नहीं है। तो राम उससे फ़ोन लेता है और सीधा पहुंच जाता है फ़ोन की पूरी ही कॉल हिस्ट्री निकलवाने के लिए। दोस्तों आपको पता है वो कॉल हिस्ट्री में क्या निकल के आया, ये वही कातिल का फ़ोन था, और इस फ़ोन की जो कॉल हिस्ट्री थी वो ये बता रही थी 7 महीने से इससे सिर्फ एक ही जने को फ़ोन आ जा रहा है, और वो कौन है, वो उर्मिला है। ये चीज़ को देख के राम सीधा चला जाता है अपने पुलिस वाले दोस्तों के पास और उनको बताता है देखो मैं तुम्हें अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे कातिल के बारे में पता चल चुका है, और कातिल 7 महीने से फ़ोन भी कर रहा है और मिल भी रहा है उर्मिला को। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रामचंद्रन सीधा ही वो कातिल के घर पे पहुंच जाता है। वहाँ पे उसकी माँ से वो पहले मिलता है
फिर थोड़ी देर रहने के बाद गाड़ी पे कातिल भी वहाँ पे आ जाता है और ये लड़का पता है कौन है, ये वही लड़का है जो कि लालजी और रामचंद्रन को बार में मिला था, जिसने कार्ड भी दिया था। आप देख ही सकते हो। और जैसे ही वो रामचंद्रन को देखता है वो उसे देखने के बाद वापस भागने लगता है, लेकिन पुलिस तुरंत ही वहाँ पे आ जाती है और उसको वो लोग पकड़ भी लेते हैं। दोस्तों इसके बाद वो कातिल को लेके जाते हैं और उससे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि तुमने कैसे मारा उर्मिला को। वो बताता है कि मैं उर्मिला का दोस्त ही हूँ, मेरा नाम रघु है, हम दोनों ही एक मेडिकल कॉलेज में मिले थे, तब से हम लोग दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे को प्यार भी करते थे और पिछले कुछ समय से हम लोग एक दूसरे को मिलते भी थे। और 5 मिनट रोज रात को वो कैमरा को बंद कर देती थी ताकि मैं उससे आके मिल सकूं और किसी को पता भी ना चले कैमरा के द्वारा। लेकिन जिस दिन जयरमन रात को उसके घर पे आया था, मैंने उसको देख लिया तो मैंने उर्मिला को फ़ोन करके कहा कि इसको भगाओ ताकि मैं तुमसे मिलने आ सकूं। मैं उससे मिलने गया, हमने बहुत देर तक बातचीत की। थोड़ी देर के बाद मैंने उसको यह कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने 3 लाख रुपए किसी से ले रखे और मुझे उसकी उधारी चुकानी है। लेकिन जो उर्मिला थी उसने मुझे सिर्फ 50,000 ही दिए, लेकिन मैंने उसकी अलमारी में देखे और भी बहुत सारे पैसे पड़े हुए थे, इसीलिए मेरा दिमाग उस दिन कुछ और ही चला। थोड़ी देर के बाद मैं अपने घर पे जाने के लिए तैयार हो ही गया, लेकिन मैं जैसे ही घर जा रहा था तब मैंने उर्मिला का गला घोट के उसको वहीं पे मार दिया और उसको निपटा भी दिया और सारे ही सबूत जो मैंने रखे हुए थे उन सबको भी वहाँ से गायब कर दिया। लेकिन रघु एक और भी ट्विस्ट वाली बात बताता है कि वो बताता है कि मैं अपना फ़ोन उर्मिला के घर पे ही भूल गया था, सब साफ सफाई करके मैं जा ही रहा था, लेकिन मुझे वापस से उसके घर पे जाना पड़ा, मुझे उसके घर की चाबी नहीं मिली, इसीलिए मैंने उसके दरवाजे को आग लगाई। मैं वहाँ पे अंदर गया, मैंने अपना फ़ोन निकाल के मैं वापस से घर पे जाने लगा। लेकिन और बड़ा ट्विस्ट तब आता है कि वो बताता है कि मुझे एक आदमी ने देख लिया था, इसीलिए मैंने उसको कुएं में गिरा के मार दिया। ये वही आदमी था जिसके घर पे रामचंद्रन गया था और उसको कातिल का फ़ोन मिला था। रघु बताता है कि मेरा फ़ोन भी उसी के साथ उस कुएं में गिर गया होता है। इसके बाद पुलिस बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है रघु पे और उसको थोड़ा बहुत मारती भी है। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि उसको कोर्ट में पेश किया जाता है और उसको फांसी की सज़ा भी दी जाती है। दोस्तों ये पूरे ही केस सॉल्व करने के बाद रामचंद्रन पे उसके सारे ही पुलिस वाले दोस्त काफ़ी गर्व फील करते हैं और वो भी बहुत ही खुश होता है ये केस को सॉल्व करने के बाद। तो ये थी वो आज की पूरी ही मूवी की स्टोरी। अगर मूवी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।